हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज अकाउंटेंसी से डे 1 में ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष फिर एक बार यहाँ मैं उपलब्ध हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लुकास पेसियोलो, जो इटली के रहने वाले थे, इटली से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने ही पुस्तपालन का इन्वेंट किया था डबल एंट्री सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड? पुस्तपालन एवं लेखाकरण की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये दोस्तों 1494 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज नॉट यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? लेखांकन सूचना का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? इन चारों में से लेखांकन सूचना का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? तो स्वामी है। स्वामी इसलिए है क्योंकि वो किसी मतलब इंस्टीट्यूशन का, किसी फर्म का हो तो स्वामी है और वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो स्वामी भी है और इन्वेस्टर तो है ही। मैनेजमेंट भी है क्योंकि इन तीनों को किसी भी डेटा का एनालिसिस करने के बाद एक प्लान करना होता है, तो ये तीनों व्यक्ति है, बाकी ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही, कि लेखांकन सूचना का उपयोग करता वो अवयस्क नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़, जस्ट मिनट। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, लिखा हुआ द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कि माल एवं सेवा का विनिमय करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऑप्शन बी है माल एवं सेवा का मुद्रा में विनिमय कर देना। ऑप्शन सी है माल एवं मुद्रा का विनिमय। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होनी चाहिए दोस्तों? माल एवं सेवा का मुद्रा विनिमय। क्योंकि मान लीजिए एक जूता चप्पल एक प्रोडक्ट का एक उत्पाद है और एक मोबाइल में हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, तो इन दोनों का क्या होता है कि जूता चप्पल बेच करके हम लोग पैसा में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, कैश बना लेते हैं, या मोबाइल रिचार्ज कराने जाते हैं तो जो दुकानदार रिचार्ज करता है उसको हमारी रिचार्ज के बदले में कैश मिल जाता है। तो माल एवं सेवा का मुद्रा में विनिमय करना ही लेन देन का अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, अचल संपत्ति में सम्मिलित क्या होता है? इनमें से क्या क्लोजिंग स्टॉक है, या फिर दूसरा पेमेंट इन एडवांस है, या फर्नीचर है, या रोकर है? तो इसका सही आंसर होनी चाहिए फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर एक लंबी अवधि के लिए होता है। जब ऑफिस में हम उसे ला के खरीद के रख देते हैं या घर में भी, तो ऐसा नहीं कि वित्तीय वर्ष के दौरान ही इसको बेच सेल कर देते हैं, इसकी अवधि काफ़ी समय तक के लिए होती है। बाकी अग्रिम क्लोजिंग स्टॉक है, पेमेंट है या रोकर है, ये तो वित्तीय वर्ष के दौरान कई बार ट्रांजैक्शन होता ही रहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स? इनमें से कौन एक अमूर्त संपत्ति है? या हिंदी में क्वेश्चन लिखना भूल गया दोस्तों, लेकिन आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अमूर्त संपत्ति क्या ख्याति है, भवन है, फर्नीचर है, रोकर है? तो अमूर्त संपत्ति वैसी संपत्ति होता है दोस्तों जिसका भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन उसका मौद्रिक अस्तित्व जरूर होता है। तो इसमें आप लोगों को गुडविल का सही आंसर मिलेगा, गुडविल सही हो जाएगा, क्योंकि भवन, फर्नीचर, रोकर इसका भौतिक अस्तित्व भी है और मौद्रिक भी है, परंतु ख्याति हो एंड गुडविल हो, चाहे पेटेंट हो या कॉपीराइट हो, ये सब एक मौद्रिक इसका अस्तित्व होता है, भौतिकी नहीं। इसलिए इसको हम लोग सही जवाब मानेंगे। सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स, तो ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के लिए प्लीज़ जस्ट मिनट वेट, बस तुरंत हाजिर हो रहा हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन 7 है कि ए पर्सन हु हैज़ टू पे मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना है वो क्या कहलाता है? दोस्तों इसके पहले हम लोग डेटर और क्रेडिटर को जान लेते हैं क्या होता है। जब हमको किसी से रुपया अगर वसूलना होता है तो वह व्यक्ति हमारे लिए क्या होता है? देनदार होता है। और जब हमें किसी को रुपया देना पड़ेगा, जैसे मान लिए हम सोनू बुक ट्रेडर्स के पास से 1 दर्जन कापी खरीद के लाए। अब 1 दर्जन कापी खरीद के लाए, उसको पैसा भी नहीं दिए, बोले बाद में देंगे, तो हम उनके लिए देनदार हो जाएंगे जिस दुकान से लाए हैं, सोनू ट्रेडर्स से। और ठीक उसी हिसाब से जब मान लिया कि हम किसी से पैसा वसूलेंगे, अब ये कापी मेरे पास आया, कापी छोटा मोटा हम दुकान कर रहे हैं और उस दुकान के माध्यम से हम बच्चों में कापी अगर बेच रहे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, और उस बच्चे से हमको वसूलिया नहीं हुआ,
अब वो बच्चा मेरे लिए क्या हुआ, देनदार हुआ। तो क्वेश्चन में दीनदार और लेनदार आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए इसका एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना क्या कहलाता है, तो फर्म को रुपया देगा वो व्यक्ति, तो फर्म के लिए वो देनदार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें कौन सा आय नहीं है। इसमें से कोई एक ऐसा आइटम है जो आय नहीं आएगा, इसमें शामिल नहीं होगा। तो कमीशन रिसिव्ड, हम किसी से कमीशन वसूलेंगे तो वो मेरे लिए तो आय होगा 100%। हम कोई चीज़, कोई वस्तु खरीदेंगे, गुड्स खरीद लेंगे या सर्विस लेंगे, अगर उस पर हमको कोई डिस्काउंट मिला है तो वो भी मेरे लिए एक आय है। ब्याज मिलेगा अगर हमें किसी से, बैंक से हो चाहे कहीं कोई व्यक्ति से हो जिसको हम पैसा लगाए हुए थे, वो भी मेरे लिए एक आय है। पूंजी प्राप्त किया, ये एक आय नहीं है, इनमें से यही एक आय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इसमें से कौन एक खर्च नहीं है। तो मजदूरी खाता है, तो अगर कोई मजदूर हमारे यहाँ मजदूरी कर रहा है तो उसको तो हमें पैसा देना पड़ेगा, मुद्रा देना पड़ेगा। तो मजदूरी खाता तो एक्सपेंस है 100%, ये तो एक्सपेंस है। किराया भुगतान करेंगे, वो भी मेरे लिए खर्च ही होगा। मरम्मत के लिए अगर मजदूरी किसी को हम दे रहे हैं, मान ली मेरा पंखा ख़राब हो गया, वो आया ठीक करने के लिए 150 अगर हमसे वसूल रहा है, तो वो भी क्या है, मेरे लिए खर्च ही है। अगर अग्रिम मजदूरी हम किसी को दे दिए हैं, मान लो कोई काम करवाना था और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उसको पहले ही अग्रिम दे दिए हैं, तो ये जो अग्रिम मजदूरी है वो मेरे लिए खर्च नहीं है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो पैसा मेरा उसके पास वैसा ही रहेगा सिक्योर। तो इसलिए अग्रिम मजदूरी खाता ये एक एक्सपेंस नहीं है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। अब दोस्तों इसके बाद 10 से 11 12 के लिए फिर थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, माल के प्रकार निम्नलिखित में से कौन कौन है। ऑप्शन ए परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो इसमें से सभी है, इसमें आंसर आ जाएगा सभी। चूँकि 1 मिनट दोस्तों, कुछ देख लेते हैं, क्या नहीं, बस 1 मिनट। हाँ, तो इसमें ऑप्शन डी में मिस्टेक था, इसमें सभी आंसर होगा, क्योंकि गुड्स हम लोग कहीं से खरीदते हैं, फिर उसी गुड्स को कहीं बेचते हैं और रिटर्न भी होता है, बेचा हुआ माल कभी कभी वापस भी आ जाता है, इसलिए इनमें से सभी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। गैप का पूरा नाम इनमें से कौन सही है, फुल फॉर्म में। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑप्शन बी है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन सी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविज़न, नन ऑफ दीज। तो पॉलिसी इसमें आएगा नहीं, प्रोविज़न आएगा नहीं, तो आनी क्या चाहिए, प्रिंसिपल। ये सही आंसर होगा इसका दोस्तों। सिद्धांत जो होता है ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत यहाँ आ जाएगा। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसी तो वो इंटरनल पार्ट होता है, प्रोविज़न वो कंपनी का अपना एक इंटरनल पार्ट है, फर्म का अपना एक इंटरनल पार्ट है, और इसका एक सिद्धांत के आधार पर ही कोई प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रोलिंग जो भी होता है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। 12 नंबर में स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है किस पर, लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, या फिर बाजार मूल्य पर, या फिर जो दोनों में कम हो उस पर, या जो दोनों में अधिक हो उस पर। तो इसका सही आंसर होगा जो दोनों में कम हो। स्टॉक का मूल्यांकन कम पे किया जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। आज मैं खुद पाउज प्ले कर रहा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।